नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी ईवीएम को लेकर हुए नए खुलासे से मचे सियासी घमासान की। बिहार के बाद अब झारखंड व दिल्ली में तख्ता पलट की सुगबुगाहट की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और अंत में बात होगी बजट सत्र की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जिसने समूचे देश में भूचाल सा ला दिया है, और वो नई खबर ये है कि ईवीएम को लेकर नया खुलासा हुआ है। भारत सरकार में रहे एक आईएएस ऑफिसर ने एक खुलासा करते हुए चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो 4 निदेशक हैं, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इनको लेकर वो क्या कदम उठाते हैं, इसका न सिर्फ चुनाव आयोग खुलासा करे, बल्कि इसको सार्वजनिक भी करे। जैसे ही ये लेटर सामने आता है, सोशल मीडिया पर छा जाता है। इसे लेकर तरह-तरह के सियासी सरगर्मी बढ़ जाती है। विपक्षी दल की तरफ से लगातार हमला बोलना शुरू कर दिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुरजेवाला ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के 4 पदाधिकारी उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी में ईवीएम का निर्माण किया जा रहा है, ईवीएम को बनाया जा रहा है, साथ ही साथ उस कोड से भी वो वाबस्ता हैं, जिस कोड के सहारे ईवीएम का संचालित किया जाता है। ऐसे में ईवीएम की पारदर्शिता पर सीधे-सीधे सवालिया निशान खड़ा होता है। सुरजेवाला की तरफ से ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग इसको लेकर पूरी तरह से अपना पक्ष रखे और ये बताए कि आखिर किस अवस्था में, किस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के 4 पदाधिकारियों को इसमें स्वतंत्र निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि जो ईवीएम को लेकर कहाँ पे कौन-सी ईवीएम भेजी जानी है, इसके बारे में जो बोर्ड है, उस बोर्ड में भी भारतीय जनता पार्टी के वो स्वतंत्र निदेशक, जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो उसमें मौजूद हैं। ऐसे में चुनाव लोकसभा का चुनाव कितना पारदर्शी होगा, इस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सीधा हमला करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसका जवाब आम जनता को देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो 4 प्रभारी हैं, जो 4 पदाधिकारी हैं और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वो 4 स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त हैं। आखिर उनको हटाने को लेकर क्या विचार-विमर्श किया जा रहा है या क्या जवाबदेही क बनती है? बहरहाल अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहा है। विपक्षी दलों ने तय किया है कि इसे लेकर वे न्यायालय की शरण लेंगे और सीधे तौर पर इसे कहा जाएगा कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि ईवीएम में अब पारदर्शिता नहीं रह गई। उधर अधिवक्ताओं ने भी इसको लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। न सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर से तीखा प्रहार किया जा रहा है, बल्कि केंद्र सरकार से भी मांग की जा रही है कि ईवीएम पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए और इसके साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अधिवक्ताओं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रशांत भूषण हैं, महमूद पराचा हैं, भानु प्रताप सिंह हैं, इन सभी ने कहा है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं कराने दिया जाएगा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव ही कराया जाए। उधर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधे तौर पर हमला करते हुए सवालिया निशान ईवीएम पर खड़ा कर दिया। कहा कि अब तो इसमें किसी भी प्रकार की पारदर्शिता रह ही नहीं गई, क्योंकि जिस कंपनी में ईवीएम का निर्माण हो रहा है, उस कंपनी में 4 स्वतंत्र निदेशक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तैनात हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिर चुनाव आयोग अब इस सवाल का किस प्रकार से जवाब देता है, या फिर जो 4 स्वतंत्र निदेशक वहां पर तैनात हैं, उनको लेकर क्या कदम उठाया जाता है। बहरहाल अब राजनीति इसे लेकर काफ़ी घमासान मचने भी वाला है और इसको लेकर न्यायालय की शरण भी लेने के लिए जा रहे हैं विपक्षी दल के नेता। देखना ये होगा कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कदम आगे बढ़ाता है चुनाव आयोग। क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा या ईवीएम पर ही डटा रहेगा? फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से किसी प्रकार का कोई ना तो सफाई दी गई है और ना ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिया गया है। देखना ये होगा कि आखिर आने वाले समय में और क्या होता है। फिलहाल सभी की जो निगाहें हैं, वो इस वक़्त झारखंड और दिल्ली पर भी टिकी हुई हैं, जहाँ पर ईडी लगातार समन पर समन संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों को भेजा जा रहा है। आज
झारखंड में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे। 1 बजे से सुनवाई प्रारंभ कर दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज ही ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। एक दिन पहले हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जहां पहली बार उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वहां पर नजर आई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में लालू यादव जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के हाथ में वहां की कमान सौंपी थी, उसी प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन जो हैं वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथ में मुख्यमंत्री की कमान सौंप देंगे। लेकिन अभी ये अनुमान है, यदि जेल जाते हैं तो इस तरह का कदम उठाया जाएगा। हालांकि सभी विधायकों ने, चाहे वो गठबंधन के कांग्रेस दल के जो नेता हों या अन्य नेता हों, सभी ने सीधे तौर पर कहा कि यहाँ पर सरकार गिरने वाली नहीं है, यहाँ सरकार जैसे चल रही उसी प्रकार से चलती रहेगी, भले ही मुख्यमंत्री बदल जाए। हालांकि सीधा आरोप ईडी पर लगाया भी गया है कि ईडी बिला वजह और बगैर सबूत के मुख्यमंत्रियों को या विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इसी यही हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी है, जिन्हें एक और समन भेजा गया था, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर देते हुए कहा था कि अभी इसका ईडी के सामने प्रस्तुत होने के सक्षम नहीं हैं और अभी वो चुनाव में लगे हुए हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर ईडी के यदि गिरफ्तार करती है दोनों मुख्यमंत्रियों को, तो क्या वहाँ की सरकार बचती है या फिर बिहार जैसे हालात वहाँ भी पैदा होते हैं। हालांकि सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि दोनों ही राज्यों में ऑपरेशन लोटस भी शुरू हो चुका है। निगाहें सबकी दोनों राज्यों पर लगी हैं। निगाहें तो इस पर पश्चिम बंगाल पर भी लोगों की लगी हैं, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की दोबारा पहुंची है। बिहार में अपार जन समर्थन मिलने के पश्चात पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की प्रवेश कर चुकी है, जहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। अपार जन समर्थन पश्चिम बंगाल में भी मिल रहा है। अब यहाँ से ये यात्रा पहुंचेगी झारखंड में। इससे पहले राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, किसानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, किसानों की जमीन को लेकर पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने गौतम अडानी का भी नाम लिया और कहा कि पूंजीपतियों का तो करोड़ों अरबों का कर्ज माफ कर दिया था, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे में हताशा में आकर युवा जो हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील किया कि मौका है आपके हाथ में और एक बार ज़रूर से ज़रूर आप केंद्र की सत्ता में परिवर्तन कीजिए, ताकि आपको आपका हक मिल सके और लोकतंत्र बच सके। इससे पहले एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ा बयान दे दिया था, जिससे समूचे देश में हलचल सी मच गई थी। उनका कहना था कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद फिर चुनाव होने वाला नहीं है। ना तो लोकतंत्र रह जाएगा और ना ही किसी को वोट देने का अधिकार ही रह जाएगा। पूरी तरह से तानाशाही यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या क्या अभी और राजनीतिक हलचल मचती है। अंत में बात किया जाए तो केंद्र सरकार का इस जो दूसरा कार्यकाल है, इसका आखिरी बजट सत्र शुरू हो चुका है। कल वित्त मंत्री जो हैं बजट प्रस्तुत करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो बजट होगा वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावना होगा। सबसे ज़्यादा किसानों पर फोकस किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वो बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य भी लोक लुभावने वादे और दावे भी किए जाएंगे। बहरहाल देख सभी की निगाहें अब 1 फरवरी पे है, जब बजट सत्र के दौरान बजट के प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल रहबर श्रीवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।